स्वागतम। आपको पता ही है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज के ऑलरेडी 2 वीडियोस हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे फीचर्स को डिस्कस किया था, लाइक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एटसेट्रा। आज के एपिसोड में हम उसी सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ और फीचर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, आपके हक, आपकी सुरक्षा। अब सोच के देखो कि एक ऐसा देश जिसमें कोई भी पावरफुल आदमी आपके ऊपर जुल्म करे और आप कुछ ना कर पाओ, डरावना है ना? इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। इनमें शामिल है राइट टू इक्वालिटी, किसी को जाति, धर्म, जेंडर या स्टेटस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कूल सिर्फ अपर कास्ट बच्चों को एडमिशन दे और बाकी को मना करे तो ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा। राइट टू फ्रीडम, बोलने की आज़ादी, कहीं भी घूमने की आज़ादी, अपना प्रोफेशन चूज करने का हक। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब चैनल बना के अपने आइडियाज शेयर करते हो, ये राइट टू फ्रीडम का एक हिस्सा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों से मजदूरी करवाना या किसी को जबरदस्ती काम करवाना इलीगल है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अपनी लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने का हक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। पहले एक और राइट होता था, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है, मतलब पार्लियामेंट इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है जब पब्लिक पर्पस हो। आज के डेट में हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है और ये जस्टिसेबल है, मतलब इनका वायलेशन हुआ तो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। और एक फीचर की बात करते हैं, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, हक के साथ फर्ज भी। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे। ये एक तरह का इम्बैलेंस था, जैसे किसी को गाड़ी चलाने का लाइसेंस दे दो लेकिन ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने का रूल ना ही बना दो। तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। इनका मकसद सिंपल था, जब हम अपने राइट्स एंजॉय करें तो देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी निभाए। फॉर एग्जाम्पल, देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग का सम्मान करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना। ये ड्यूटीज जो है ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कोर्ट में जाके किसी पे केस नहीं कर सकते हैं कि तुमने ड्यूटी फॉलो नहीं की, लेकिन ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी का रिमाइंडर है। और एक फीचर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है कि इसमें एक पार्ट है जिसको DPSP कहा जाता है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट के लिए रास्ता दिखाने वाले प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन मकसद है एक वेलफेयर स्टेट बनाना, ऐसा देश जिसमें सिर्फ कानून ही ना हो बल्कि इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ है। DPSP को समझने का इजी तरीका ये है कि ये एक विश लिस्ट है जो स्टेट को फुलफिल करनी चाहिए, जैसे सबके लिए एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज, वर्कर्स के लिए फेयर वेजेस, पुअर और वल्नरेबल लोगों का प्रोटेक्शन। आप कोर्ट में DPSP के वायलेशन पर केस नहीं कर सकते हो क्योंकि ये भी नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए कंपास का काम करता है। पॉलिसी बनाते वक्त उन्हें इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होता है। और एक फीचर को डिस्कस में लेते हैं, दैट इज 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम, सरकार हर लेवल पर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सेंटर और स्टेट का नहीं बल्कि लोकल गवर्नमेंट का भी प्रोविजन करता है, मतलब गवर्नेंस आपके गांव, मोहल्ला या सिटी तक पहुंचती है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज सिस्टम विलेजेस के लिए है और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 म्युनिसिपैलिटीज के लिए लाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, आपके गांव में नाली बन रही है, स्ट्रीट लाइट लग रही है, ये काम पंचायत के थ्रू होता है। शहर में रोड रिपेयर, वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है ये म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है। और एक फीचर को डिस्कस में ले तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का आइडिया सिंपल है, लोग अपने बेनिफिट के लिए मिलके काम करें। फॉर एग्जाम्पल, किसान मिलके एक डेयरी सोसाइटी बनाए ताकि दूध बेचने में बीच के मिडलमैन का लॉस ना हो।
97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू आर्टिकल 19 सब क्लास 1 सब क्लास सी में चेंज करके कोऑपरेटिव बनाना एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। आर्टिकल 43 भी ऐड हुआ इसकी वजह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और पार्ट 9 भी ऐड हुआ जिसमें उनकी वर्किंग और मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये मेजर चेंजेस लाई गई। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, तो इस टाइम हम कुछ फीचर्स देखते हैं इस मॉडल के ताकि जस्टिफाई हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट्स के बीच। फेडरल फीचर्स में आते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाइकैमरलिज्म। लेकिन साथ ही साथ कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है, लाइक रेसिडरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का पावर सेंटर के पास है। कंकरेंट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। पार्लियामेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज कर सकती है। गवर्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और इमरजेंसी के टाइम सेंटर स्टेट पे फुल कंट्रोल ले सकता है। मतलब नॉर्मल डेज में हमारा सिस्टम फेडरल है, लेकिन जरूरत पड़ने पे सेंटर पावरफुल बन जाता है। आज हमने देखा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक लिविंग फ्रेमवर्क है जो आपके राइट्स प्रोटेक्ट करता है, ड्यूटीज रिमाइंड करता है और गवर्नेंस को आपके डोर स्टेप तक लाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।